हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। आज हम चर्चा करेंगे हमारे कुछ सोशल के प्रश्नों पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाता है हमारे चैनल के माध्यम से। साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से आपको मोटिवेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आदि से संबंधित विभिन्न सेशन भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। साथ ही आप मोटिवेट रहकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे हमारे सोशल के प्रश्न पर। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं, जो कि 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड की गई है। इंस्टामोजो की लिंक पर जाकर आप हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं, जो कि आपकी सफलता में चार चांद लगाने के लिए तत्पर हैं। तो दोस्तों, हमारे नोट्स परचेज करना ना भूलें। अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी आदि विषयों से संबंधित नोट्स अवेलेबल हैं। और जिन भी विषयों से संबंधित नोट्स अवेलेबल नहीं हैं, तो शीघ्र आपको अवेलेबल कराने का प्रयास किया जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले प्रश्न पर, जो कि है, यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, व्याख्या करें। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि महिला समाज का अभिन्न अंग है। जब एक मनुष्य शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, किंतु जब एक नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो महात्मा गांधी के कथन के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि महिलाएं जो हैं वह समाज का अंग होती हैं। यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, जबकि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो उससे पूरा परिवार शिक्षित होता है। इसके पश्चात यदि हम अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें बालिकाओं की शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। यदि हम अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अगर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्रों में हम अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो हमें बालिकाओं की शिक्षा के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। इसके पश्चात शिक्षा से ही शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है। शिक्षा से हमें शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिलती है। जिस जिस प्रकार महिलाएं अन्य मामलों में पूरे परिवार की देखभाल करती हैं, अगर वह पढ़ी लिखी शिक्षित होंगी तो वह शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में भी जागरूक रहेंगी और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रख सकेंगी। इस प्रकार है, गांधी जी के उपरोक्त कथन में राष्ट्र के विकास के लिए महिला शिक्षा पर विशेष बल दिया गया और शिक्षा के द्वारा ही महिला के विभिन्न स्तरों जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्तर का विकास संभव है। इन स्तरों के विकास के साथ ही महिला का सर्वांगीण विकास संभव है। ऐसे में राष्ट्र का विशेष कर्तव्य हो जाता है कि वह महिलाओं को विभिन्न स्तरों पर विकास करे। तो गांधी जी के उपरोक्त कथन के माध्यम से राष्ट्र के विकास में महिला शिक्षा पर विशेष बल देने की बात की गई है। क्यों किया गया है ऐसा? तो शिक्षा के माध्यम से ही महिलाओं के विभिन्न स्तरों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्तर का विकास संभव होता है और इन स्तरों में विकास के साथ साथ ही महिला का सर्वांगीण विकास शिक्षा के माध्यम से सुनिश्चित होता है। ऐसे में राष्ट्र का विशेष कर्तव्य हो जाता है कि महिलाओं का विभिन्न स्तरों में विकास करे। शिक्षित महिला माँ, पत्नी, बेटी के रूप में एक संस्कारी समाज की शिल्पकार होती है। जो शिक्षित महिला होती है वह माँ, पत्नी, बेटी के रूप में सभ्य और संस्कारी समाज की शिल्पकार होती है। शिक्षित महिलाएं अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य के प्रति भी जागरूक रहती हैं। अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वह अपने कर्तव्य के साथ साथ अधिकारों के प्रति भी जागरूक रहती हैं। साथ ही साथ जो शिक्षित महिलाएं होती हैं वह माँ, पत्नी, बेटी के रूप में सभ्य और संस्कारी समाज की शिल्पकार भी होती हैं। तो इस प्रकार से यह, अगर शिक्षित महिलाएं होती हैं तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। यह महात्मा गांधी के कथन को चरितार्थ करता यह हमारा प्रश्न। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने अपने प्रश्न में सभी फैक्ट को, सभी डेटास को कंक्लूड करने की कोशिश की है। इसके पश्चात है, एक पढ़ी लिखी महिला अपने परिवार को तो सभ्य व प्रगतिशील बनाती है, इसके साथ ही समाज और देश के विकास में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिका निभाती है। यदि एक महिला पढ़ी लिखी होती है
तो वह अपने परिवार को तो सभ्य और प्रगतिशील बनाती ही है, साथ ही समाज और देश के विकास में भी प्रत्यक्ष और परोक्ष भूमिकाएं निभाती है। इसके बाद है शिक्षित महिलाओं को कानून की जानकारी होती है, अपने अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी होती है। यदि महिला शिक्षित होती है तो उसके लिए अपने अधिकारों, कर्तव्यों और कानूनों के विषय में जानकारी होती है। यदि महिला शिक्षित होगी तो उनका उत्पीड़न भी कम होगा। शिक्षित महिला अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देती हैं। यदि बच्चे सभ्य और संस्कारी होंगे तो देश से कई बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो जो शिक्षित महिलाएं होती हैं वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होती हैं। इससे हमें फायदा यह होता है कि अगर महिला शिक्षित है तो उनका उत्पीड़न कम होता है। इसके पश्चात है शिक्षित महिला अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देती है और उन्हें अच्छे संस्कार देती है। यदि बच्चे सभ्य और संस्कारी होंगे तो देश से कई बुराइयां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो दोस्तों इसमें ना केवल पूरा परिवार शिक्षित होता है बल्कि पूरा एक समाज शिक्षित हो जाता है अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्न में इन सब बातों को समाहित करके आप अपने प्रश्न को एक आदर्श प्रश्न का रूप दे सकते हैं। दोस्तों मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल के द्वारा सफलता की चिंगारी अब जीत की बारी नामक एक बुक प्रकाशित की गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां नोट्स परचेज करने की लिंक दी गई है वहीं से आपको बुक्स परचेज करने की भी लिंक दी गई है। आप इंस्टा मोजो पर हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं और हमारी बुक को पढ़ के आप मोटिवेट रह सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में अपनी 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको हम 100 FLTs उपलब्ध कराते हैं, जिसके माध्यम से आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। और दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र यही होता है कि आप जितने अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। तो अधिक प्रारंभिक परीक्षा में सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप अधिक से अधिक फैक्ट पढ़ें, अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करें, साथ ही साथ हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास करें कि आप कितने प्रश्नों को सही और कितने प्रश्नों को गलत कर रहे हैं। इससे हमें लाभ यह होता है कि जो प्रश्न हम गलत करते हैं वह हमें हमेशा के लिए सही रूप में याद हो जाते हैं कि हमने किसी समय इस प्रश्न को गलत किया था और अब हमें इस प्रश्न को गलत नहीं करना है। तो दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके पश्चात है हमारा अगला प्रश्न, तो संविधान में शिक्षा हेतु क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। शिक्षा को अनुच्छेद 21 में जोड़कर शिक्षा का अधिकार बनाया गया, जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। अनुच्छेद 29(2) में राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी भी शिक्षा संस्थान में नागरिक को धर्म, मूल वंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। स्त्रियों की शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था अनुच्छेद 15(3) में की गई है। अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्ग जैसे SC, ST और के बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके पश्चात है अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 350A में मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई है। और अनुच्छेद 28 में पूर्ण रूप से राज्य विधि द्वारा पोषित किसी भी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस प्रकार से यह संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं जो कि शिक्षा से संबंधित हैं। अनुच्छेद 28 में यह कहा गया है कि जो राज्य द्वारा पोषित संस्थान है उनमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। तो यह 350A अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यकों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के लिए भी व्यवस्था की गई है। स्त्री शिक्षा को प्रमुखता दी गई है। साथ ही साथ किसी भी शिक्षक संस्थान में
धर्म, मूलवंश अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान भारतीय संविधान में शिक्षा हेतु किए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध कराने के लिए हम हमेशा तत्पर होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।